The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्ते। आपका लल्लन टॉप अपने पंख थोड़े और पसारने जा रहा है। हम ला रहे हैं एक नया हेल्थ शो जिसका नाम होगा सेहत और जिसे पेश करेंगी हमारी सहयोगी सरवत। अब घर में कोई बड़ा काम नया काम होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाते हैं हाथ बटाने के लिए, और वही न्योता हम आपको दे रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इससे जुड़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो आइए और हमारा हाथ बटाइए इस नए काम में, इस शो का, सेहत का हिस्सा बनिए। इसके लिए करिए हमसे संपर्क। हमारा पता है sehat.lallantop@gmail.com। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। हम मिल बैठकर तसल्ली से चर्चा करेंगे और फिर सेहत शुरू करेंगे। शुक्रिया। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बड़ी खबर में आज बात करेंगे राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक पर, बात करेंगे कांग्रेस के घर के झगड़े की। इसके अलावा आपको बताएंगे विकास दुबे एनकाउंटर के बाद के कुछ जरूरी अपडेट्स। कोरोना के हालात पर भी बात करेंगे, बात बिहार पर भी होगी। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। हिरा ठंडा बगा पर मैं आम चीजें लेना है। ध्यान दिया नदी में बाढ़ है और स्कूल धीमे धीमे उसमें समा रहा है। पहले एक दीवार नदी में गिरती है, थोड़ी देर बाद पूरा स्कूल गिर जाता है। ये वीडियो बिहार के भागलपुर जिले के नौगाछिया का है। तस्वीर में नजर आ रही नदी कोसी है। इस तस्वीर का पूरा हाल समझना चाहते हैं तो लल्लन टॉप पर जाइए और फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी रिपोर्टाज डायन कोसी पढ़ लीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप 15 मिनट में समझ जाएंगे कि कोसी के किनारे बाढ़ के वक्त कैसी कैसी त्रासदियाँ होती हैं। 70 साल पहले रेणु ने जो सच लिखा वो आज भी सच है, और इसलिए नहीं कि कोई समाधान नहीं था, बल्कि इसलिए कि बाढ़ का इंतज़ाम कर देंगे तो फिर बाढ़ में लगने वाले इंतज़ाम से पैसे कैसे बनाएंगे। हर साल तटबंधों पर थोड़ी बहुत मिट्टी डालकर बाढ़ पूर्व तैयारी का दावा कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी वो तस्वीरें आ जाती हैं जिनमें बच्चों का स्कूल नदी में समा जाता है। ये वीडियो बता रहा है कि बिहार किस तरह के संकट की दहलीज पर है। कोरोना संक्रमण कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, और अब बाढ़ का मौसम सर पर है। पूरे राज्य में 16 से 31 जुलाई तक के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मंत्रियों से लेकर अफसर तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मार्च से ही दिल्ली से लेकर पटना तक सरकारें सो रही थी, इसलिए अब ये सब हो रहा है। सरकारें सो रही थी ये जानते हुए भी कि बिहार में सरकारी तंत्र, स्वास्थ्य तंत्र पहले से ही बहुत कमजोर है और वहां प्रवासियों की एक विशाल संख्या लौटेगी। खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं किया गया। एक भटका हुआ लॉकडाउन हम पर थोपा गया, फिर उसी तरह वापस भी ले लिया गया। क्योंकि लॉकडाउन में सरकारी आंकड़ों के फेर में पड़े थे सब, तो संक्रमण काबू में करने में सरकारें विफल रही, आंकड़े मैनेज करने में लगी रही। पूरी तरह विफल सुनने में कुछ लोगों को शायद चुभे, लेकिन अगर 4 चरण के बाद भी मामले लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, अस्पतालों का बुरा हाल है, तो सफलता के दावों का क्या अचार डाला जाए, ये सरकार को बताना चाहिए। और हम बिहार की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होंगे, और बाकी सवालों को डॉक्टर हर्षवर्धन और अमित शाह आपस में बांट लें। एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, दूसरे गृह मंत्री। और ऐसा नहीं कि अकेले बिहार की स्थिति खराब है, यूपी में भी वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई, माने शनिवार रविवार का लॉकडाउन। तर्क ये कि चेन ब्रेक होगी। ऐसे ही प्रस्ताव चंडीगढ़ में चल रहे हैं।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज रात से लेकर 22 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। धारवाड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में 15 जुलाई से क्रमशः 10 दिन और 7 दिन का लॉकडाउन होगा। पूरे देश में लॉकडाउन टुकड़ों में वापस लौट रहा है। महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। सरकारें लॉकडाउन के बाद रिकवरी के आंकड़े पेश करने में व्यस्त हैं, लेकिन क्या उसके पास इस बात का जवाब है कि जिस भी रिकवरी की बात वो कर रहे हैं उस पर टुकड़े टुकड़े लॉकडाउन का क्या असर होगा। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटे में भारत में 28,498 नए मामले सामने आए और 553 मरीजों की मौत हो गई। 17,989 लोग ठीक भी हुए। इन आंकड़ों को जोड़ दें तो ओवरऑल आंकड़ा क्या होता है देश का? कुल संक्रमण 9,06,752, मौतें 23,727 और ठीक हुए 5,71,460। दूसरी सुर्खी भारत और चीन के सीमा विवाद से जुड़ी हुई है। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में कोर कमांडर स्तर की बैठक चल रही है, जिसका एक और राउंड आज मोल्दो में हुआ। इससे पहले 3 दौर की बैठक हो चुकी हैं, 2 मोल्दो में और 1 चुशुल में। हमारी तरफ से इस बैठक में 14वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे। चीन की तरफ से साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मेजर जनरल लिउ लिन। बैठक की सटीक जानकारी आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें पैंगोंग सो और देप्सांग में चल रहे विवाद पर बात होगी। इससे पहले गलवान घाटी, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग पर दोनों सेनाएं कुछ पीछे हट चुकी हैं और फिलहाल के लिए विवाद का अंत हो गया है, लेकिन देप्सांग के मैदानों और पैंगोंग सो से चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। देप्सांग में भारत के कुछ पेट्रोल पॉइंट्स ऐसे हैं जहां हमारे सैनिक नियमित पेट्रोल पर नहीं जा पा रहे हैं। तीसरी सुर्खी भी पड़ोसी देश से जुड़ी हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने एक और विवाद छेड़ दिया है। उनका कहना है कि भारत ने भगवान राम पर अधिकार जताने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अयोध्या के फैजाबाद यानी कि अयोध्या को यूपी में जो है उसको राम की जन्मभूमि बता दिया, जबकि भगवान राम असल में नेपाल में हुए थे। ओली नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य के जन्मदिन पर बोल रहे थे। आचार्य ने ही वाल्मीकि रामायण का नेपाली में अनुवाद किया था। ओली ने दावा किया कि अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास थी। राम के जन्मस्थान को लेकर बहस को कभी हमारे देश में वैज्ञानिक ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया, अब बढ़ाने की संभावना भी नहीं लगती। इसलिए KP ओली को सही या गलत साबित करना निरर्थक है। वैसे भी उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत वो ये बयान दे रहे हैं। बाकी भारत और नेपाल के लोगों के बीच सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है। रही जन्मस्थान की बात, तो ओली फिलहाल सियासत का जन्मस्थान देख लें, अपनी सत्ता का सोर्स भी, क्योंकि ये तय तो नहीं कि वो यूं ही सत्ता में बने रहेंगे। अब वक्त है दिन की बड़ी खबर का। बड़ी खबर में आप बात करेंगे राजस्थान में चल रहे पॉलिटिकल झगड़े की। कल जब हम राजस्थान संकट के संदर्भ में सचिन पायलट का जिक्र कर रहे थे, तब कह रहे थे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट। लेकिन आज इन दोनों पदवियों के सामने पूर्व लग गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पॉलिटिकल ब्लडबाथ कर दिया। आज दोपहर में विधायक दल की बैठक रखी गई, जिसमें प्रस्ताव पारित करके सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। पायलट के साथ ही मंत्रिमंडल से विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी हटाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी सचिन पायलट को हटाकर शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा को नया अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा प्रदेश युवा कांग्रेस, सेवा दल और कांग्रेस के छात्र संगठन SUI के अध्यक्ष भी बदल दिए गए। यानी अशोक गहलोत ने अपने खिलाफ उठ रही चुनौतियों को एक बार के लिए पार्टी और सरकार से दूर कर दिया है। और ये सब फैसले लेने के बाद अशोक गहलोत बाहर आए और मीडिया से बात की, तो उसमें भी यही तेवर नजर आए। कहा, आबेल मुझे मार कहने वालों को कब तक बख्श दिया जाता। मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। गहलोत ने सचिन पायलट को दूर करके अपना विरोध तो खत्म कर दिया, लेकिन सरकार गिरने वाला डर शायद ज़्यादा दूर नहीं गया। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को बाड़ेबंदी के लिए उसी होटल में ले जाया गया जहां उन्हें कल रखा गया था। तो गहलोत के पास कितने विधायक हैं, यक्ष प्रश्न। मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक कांग्रेस के 88 विधायक, 10 निर्दलीय, BTP यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और RLD का 1, यानी 101 का आंकड़ा, और बहुमत का आंकड़ा भी 101 ही है। गहलोत अपने इस गणित को पुख्ता करने में लगे थे कि दोपहर में एक और खबर आई जिसने
उनके समर्थकों के माथे पर बल ला दिए। दोपहर में बीटीपी के विधायक राजकुमार रौत का ये वीडियो आया, देखिए। मैं राजस्थान विधानसभा का 84 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है। विधायक रौत कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस की मदद से बंधक बनाकर रखा गया है। ये वीडियो और विधायक की बात कितनी सही है हम नहीं जानते, लेकिन माननीय का बयान है तो सही ही मानना पड़ेगा। लेकिन वीडियो ने बीजेपी को मौका दे दिया गहलोत के बहुमत में सुराग करने का। अब तक बीजेपी कांग्रेस के झगड़े पर लगभग चुप थी। इस वीडियो के आते ही लोकतंत्र की हत्या, पुलिस के बल पर बहुमत जैसे शब्द ट्विटर पर बीजेपी की तरफ से उछाले जाने लगे। और अगर बीटीपी विधायक को जबरदस्ती गहलोत खेमे में बंधक बनाकर रखा गया है तो ये व्यवस्था ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। ऐसे में अगर बीटीपी के 2 विधायक और कम हो गए तो गहलोत के पास कुल नंबर रहेगा 99 का, यानी बहुमत से 2 कम। कल बीटीपी ने अपने विधायकों को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि कांग्रेस या बीजेपी किसी का भी पक्ष न ले। अंदर खाने खबर आ रही है कि गहलोत बीटीपी विधायकों को कांग्रेस में मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये गणित मजबूत बना रहे, इसके लिए मंत्रिमंडल में 16 जुलाई को फेरबदल की भी खबरें आ रही हैं। इन धुंधली बातों के साथ और इसके पार सच ये है कि अभी गहलोत सरकार बचाने की हालत में है, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि दूसरा पक्ष कितना मजबूत है। दूसरा पक्ष यानी सचिन पायलट का। तो अब इस खेमे की भी बात कर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने का संज्ञान पायलट ने ट्विटर पर लिया, अपना बायो बदलकर, और लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। इस फलसफे से इतर सचिन पायलट कितने मजबूत हैं। उनके खेमे के विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कल रात एक वीडियो डाला जिसमें 19 विधायकों की गिनती हुई। कांग्रेस को कमजोर करने में ये संख्या काम आ सकती है, लेकिन अभी गहलोत की कुर्सी गिराने के लिहाज से ये नंबर कुछ कम है। पायलट समेत ये कांग्रेस विधायक अगर बीजेपी में जाते हैं या कोई और पार्टी बनाते हैं तो इनकी विधानसभा सदस्यता दल बदल कानून के तहत चली जाएगी, यानी उस स्थिति में बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ जाएगा और वो स्थिति भी गहलोत के फेवर में हो सकती है। अब तीसरे पक्ष की बात करते हैं, बीजेपी का पक्ष। बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सुबह कहा कि हम बहुमत की मांग नहीं करेंगे, लेकिन दोपहर बाद ये टोन थोड़ी बदल गई और फिर नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया की जबान पर बहुमत परीक्षण वाली बात आ गई। सुनिए। एक बात जो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी और राज्यपाल जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये सरकार आज की तारीख में अल्पमत सरकार है और अल्पमत सरकार केवल सरकार को टिकाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के झुंझुने बांटने का जो काम करेंगे वो लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं। मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता के प्रति न्याय हो। बीजेपी वाले खेमे में एक बात मिसिंग लगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं नजर नहीं आई। आजकल जो नेता टीवी और रेडियो पर मन की बात नहीं कहते वो ट्विटर पर कह देते हैं। हमने वसुंधरा का ट्विटर भी चेक किया जिसमें एक भी पोस्ट प्रदेश की ताज़ा राजनीति पर नहीं है। मोर्चे पर हैं मोदी कैबिनेट में मंत्री गजेंद्र शेखावत, इसके अलावा दूसरे संगठन से जुड़े लोग, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी वसुंधरा से अघोषित अदावत चलती है। इसलिए ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा के अभी गहलोत सरकार गिराने में दिलचस्पी नहीं है और भाजपा के विधायकों में वसुंधरा समर्थकों की भी एक ठीक ठाक संख्या है। एक संभावना है, उस पर भी बात हो रही है वसुंधरा के ही संदर्भ में कि पायलट के बीजेपी में आने की स्थिति में वसुंधरा कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या वो इसे अपनी ताकत में कटौती मानेंगे। कुल मिलाकर खेल अभी चल रहा है। इस खेल को समझने के लिए हमने बात की राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन से। सचिन पायलट ने सिंधिया की तरह से यहाँ विद्रोह कर दिया है और इस विद्रोह के बाद सचिन पायलट अब इस कोशिश में रहेंगे कि अशोक गहलोत की सरकार न रहे या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर न रहे। तो हालात एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़े संकट हैं।
ये कांग्रेस के अंदर से निकला हुआ संकट भी है, और जैसा वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी का जो संकट है वो कांग्रेस के भीतर से पैदा हुआ बड़ा भयंकर संकट है, और उसमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि अगले 3.5 साल तक वो इस सरकार को चला पाएंगे। सचिन पायलट ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल कांग्रेस के कई नेताओं ने उनसे बात की, लेकिन वो नहीं माने। जितिन प्रसाद जैसे कांग्रेसी नेता आज भी ट्विटर पर उनकी तारीफ करते दिखे। टिप्पणीकार मानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान ने तब संज्ञान लिया जब पानी सर से गुजर गया। सचिन पायलट के करीबी नेता कह रहे हैं कि हम अब संदेशवाहकों से बात नहीं करेंगे, सीधे आलाकमान से बात करेंगे, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इतना सब कुछ हो रहा है, हमारे खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, लेकिन हमने एक भी बयान पार्टी को कमज़ोर करने के लिए नहीं दिए। सियासत चीज़ ही ऐसी है, हर कोई अपने आप को रामायण का राम समझता है और जनता की नज़र में महाभारत चल रही होती है। सचिन पायलट के छिटकने के लिए जिम्मेदार कौन है? कई लोग कह रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए पत्रकार त्रिभुवन की राय। पार्टी का केंद्रीय जो नेतृत्व है, मुझे लगता है कि उसकी ये बड़ी भूल है। उसे चाहिए था कि सचिन पायलट को या तो वो सहमत करते अशोक गहलोत के साथ काम करने के लिए, या वो ये करते कि अशोक गहलोत को कोई बड़ी भूमिका देते और सचिन पायलट को राजस्थान का नेतृत्व सौंपते। लेकिन ये जो हालात जिस तरह के हैं उसमें निश्चित तौर पर, और भले वो गोवा की घटना हो, भले वो मध्य प्रदेश की घटना हो, ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस हाईकमान बहुत कमज़ोर हो गई है, और कांग्रेस हाईकमान को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में क्या किया जाए। अगर वह अहम का, नेताओं के अहंकार का, नेताओं के अहम का संतुलन अगर कर पाती या कर लेती तो ये स्थिति उनके सामने नहीं आती। एक बार की गहलोत ने संकट से पार पा लिया, लेकिन अभी उनका किला बहुत मजबूत भी नहीं हुआ। अभी उनका कार्यकाल पूरा होने में 3.5 साल का वक्त है। कांग्रेस की इतनी बड़ी फूट के बाद उनका वजूद ज़्यादा सुरक्षित नहीं लगता, और फिर बीजेपी इस खेल में माहिर है, ऐसा भी कई राजनीतिक पंडितों को लगता है। कई लोग एक दूर की कौड़ी ये भी लेकर आ रहे हैं कि दरअसल इस पूरे कांड से गहलोत को फायदा ही होगा। जो पार्टी के भीतर, सत्ता के भीतर रह के रोज रोज विरोध करते थे, सरकार को अपने दम पर चलाने का दावा करते थे, वो अब छिटक कर बाहर हो गए हैं, एक्सपोज्ड हो गए हैं। बाकी सियासत है, 24 घंटे में तख्त बदल जाता है। जो कुछ बदलेगा आपको बताते रहेंगे। बड़ी खबर में अब बात विकास दुबे मामले की। विकास दुबे के कथित एनकाउंटर में मारे जाने के बाद खबरों में उसका नाम आना कुछ कम हो गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जारी है। विकास के सहयोगियों की धरपकड़ जारी है। इस क्रम में यूपी पुलिस ने एक और वांटेड आरोपी शशिकांत पांडे को गिरफ्तार किया। शशिकांत पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के मुताबिक शशिकांत बिकरू कांड में शामिल था। शशिकांत विकास दुबे के मामा का बेटा है। शशिकांत के पिता प्रेम प्रकाश पांडे को यूपी पुलिस ने बिकरू कांड के अगले दिन यानी 3 जुलाई को कथित मुठभेड़ में मार गिराया था। शशिकांत ने दावा किया था कि विकास ने उस पर शूट आउट में शामिल होने के लिए दबाव बनाया था। इन अपराधियों के कितने बेदम और लिजलिजे तर्क होते हैं, गौर करते हैं आप लोग। इस बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें बिकरू कांड का मंजर बयान किया जा रहा है। इसमें एक आवाज़ शशिकांत की पत्नी की बताई जा रही है। इसमें महिला बता रही है कि कैसे उसके दरवाजे और आंगन में लाशें पड़ी हैं और घर के लोग भाग गए हैं। जब पूछा जाता है कि लाशें किनकी हैं, तो महिला कहती है कि पुलिस वाले हैं, विकास भैया ने मारा है। इसके बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि बैटरी निकाल दो, फ़ोन छिपा दो। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद खुद शशिकांत ने बताया कि पुलिस पार्टी से छीने गए हथियार विकास दुबे के घर में छिपाए गए हैं। शशिकांत की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 बंदूकें और 17 कारतूस बरामद किए गए हैं। AK-47 सुनकर कान खड़े हुए आपके। एक गुंडा जिसको पुलिस तहसील और जिले के स्तर का बता रही है, उसके पास इस तरह के हथियार मिले हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर यूपी प्रशांत कुमार, उन्होंने भी बताया कि आरोपी शशिकांत ने अपने घर में इंसास राइफल और 20 कारतूस छिपाकर रखे थे। इस जानकारी के सामने आने के बाद ये सवाल किया जा रहा है कि विकास दुबे के घर को पुलिस ने ढहाया, उससे पहले तलाशी भी ली होगी, तब ये हथियार क्यों नहीं बरामद किए जा सके, जबकि तब पुलिस विकास के घर से बरामद हुए हथियारों का ब्यौरा जारी कर चुकी थी। तो ऐसा कैसे हुआ कि कुछ हथियार मिले और पुलिस से लूटे हथियार नहीं मिले? इस बीच एक खबर और आई।
अमर दुबे एक और अपराधी जो विकास दुबे के साथ पुलिस वालों की हत्या में शामिल था, उसे 8 जुलाई की सुबह हमीरपुर के मौदहा में पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इसी दिन पुलिस ने खुशी को गिरफ्तार किया था। पुलिस का इल्जाम था कि खुशी अमर दुबे की सहयोगी थी, जबकि खुशी और अमर की शादी 29 जून को हुई थी, माने 8 पुलिस वालों की जान लेने वाले शूट आउट से महज 3 दिन पहले। इस बात की आलोचना भी हुई। विकास की पत्नी ऋचा को भी उस दौरान हिरासत में लिया गया था। उस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ था, जिसमें विकास के बेटे को घुटनों पर बैठा दिखाया गया था। पूछताछ के बाद ऋचा को तो छोड़ा गया, लेकिन खुशी को नहीं। इस बात पर जब सवाल उठने लगे, तब जाकर 13 जुलाई को कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि जांच में खुशी की संलिप्तता नहीं पाई गई और इसके चलते उन्हें जेल से छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। इस कहानी का एक और पात्र है जिसे लेकर पिछले कुछ समय से खींचतान चल रही है, गुड्डन त्रिवेदी। गुड्डन त्रिवेदी विकास दुबे का सहयोगी रहा है और संतोष शुक्ल मर्डर केस में विकास के साथ जेल में भी रहा। गुड्डन को उसके ड्राइवर सुशील तिवारी के साथ ठाणे से महाराष्ट्र की एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इन्हें पकड़ने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले इंस्पेक्टर दया नायक को भेजा गया था। 11 जुलाई को ये लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन कानपुर पुलिस ने प्रेस नोट में कहा कि त्रिवेदी की भूमिका की जांच चल रही है, वो फिलहाल वांटेड अपराधी नहीं है। तो फिर 12 जुलाई को जुहू में एटीएस ने गुड्डन को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन फिर आती है 13 जुलाई की तारीख और तब कानपुर पुलिस गुड्डन को वांटेड मानते हुए उसकी ट्रांजिट रिमांड की अर्जी लेकर ठाणे की मेट्रोपोलिटन कोर्ट पहुंच जाती है। कानपुर पुलिस अब इन दोनों को अपने साथ लाएगी। इसे देखते हुए गुड्डन के वकील ने एक याचिका लगाकर कहा है कि दोनों को हवाई रास्ते से ले जाया जाए, जो खर्च होगा वहन किया जाएगा। सड़क पर गाड़ी फिसलने का डर रहता है। अब आते हैं इस मामले से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पर। आज 8 शहीद पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इसमें उस बेरहमी की कहानी है जिससे सभी पुलिस वालों को दो चार होना पड़ा। उन्हें करीब से गोली मारी गई, धारदार हथियारों से उनका शरीर काटा गया। इंडिया टुडे के पत्रकार अरविंद ओझा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे ज्यादा नृशंसता डीएसपी देवेंद्र मिश्र के साथ की गई। उन्हें 4 गोलियां मारी गईं, जिनमें से एक उनके सिर का दायां हिस्सा उड़ा ले गई। उनके पैर को भी धारदार चीज से काटा गया। मिश्र के अलावा 3 और पुलिस वालों को सर में गोली मारी गई। गोलियां 8 में से 5 पुलिस वालों के शरीर के आर पार हो गई। कांस्टेबल जितेंद्र और एसआई अनूप के शरीर पर 12 गोलियों के निशान मिले। ऐसी विभत्स क्रूरता जिससे किसी की भी आत्मा कांप उठे। जिन अपराधियों ने ये काम किया, उनमें से कुछ मारे गए, कुछ जीवित हैं, उनके सहयोगी जीवित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि बचे कुचे अपराधियों के साथ भी सख्त और कानून सम्मत व्यवहार हो और उन्हें कोर्ट से किसी भी किस्म की रियायत ना मिले। ये कोर्ट से मिलने वाली रियायत ही है जिसके चलते संतोष शुक्ल समेत कई हत्याकांडों में लिप्त विकास दुबे बाहर घूम रहा था। इंसास और AK-47 क्या पूरे यूपी में सिर्फ विकास दुबे जैसे अपराधी के पास थी? क्या और भी माफिया नहीं हैं जो इन हथियारों के साथ घूम रहे हैं? क्या और भी माफिया नहीं हैं जो पुलिस की सुस्त रफ्तार या फिर जुडिशरी की सुस्त रफ्तार के चलते निर्भय घूम रहे हैं, कभी जेल से तो कभी जेल के बाहर अपना साम्राज्य चला रहे हैं? सरकारों पर सवाल है और सरकारों से उम्मीद भी है। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। जाते जाते हमेशा की तरह सुनिए ये कविता। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते, चाहे वह आदमी की हो या किसी देश की, चाहे वह समय की हो या किसी वेश की। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे ही बोतलें खाली होती हैं, गिलास भरता है। धीरे धीरे ही आत्मा खाली होती है, आदमी मरता है।